हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमरा हमारे एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9th कि एक संबंध है आर ए से बी में। क्या संबंध है ए और बी के मध्य कि ए है उसका मान किसके बराबर है बेटा? बी स्क्वायर के बराबर है। ए है वो किसके बराबर है? बी स्क्वायर के। तो बताओ प्राकृत एन से एन में यानी प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में एक संबंध आर के लिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं क्या? देखो तो बेटा हल। संबंध बेटा हमारे पास संबंध था आर ए का बी के साथ संबंध है। क्या है कि ए किसके बराबर है? बी स्क्वायर के। कब? जहाँ ए और बी दोनों किस में बिलोंग कर रही थी बेटा? प्राकृत संख्याओं में। तो पहले कथन के लिए बेटा हमारे को क्या बनाना है? ए खुद का खुद के साथ संबंध बनाना है इसके अनुसार। तो बेटा खुद का खुद के साथ संबंध हमें पता है कि हमें बनाना है ए बिलोंग्स टू आर। कब? जब सभी ए किस में बिलोंग कर रही थी? एन में। यह कथन कैसा बेटा? असत्य है। कैसे? कभी भी ए का मान ए स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता। केवल कब हो सकता है? जब ए बराबर कितना हो? 1। तब ये हो सकता है कि एक बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर यहीं पे बेटा हमारे पास ए का मान कितना हो जाए? 2, तो ये बना हमारे पास 2 और 2 रखेंगे बेटा यहाँ पे, तो इधर कितना आएगा? 2 यानी हमारे पास कितना आ रहा है? 2 का मान ए स्क्वायर यानी कितना आ रहा है? 4। क्या बेटा कभी बराबर होगा क्या? तो यहाँ पे हमारे पास आया कि 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य सिद्ध होना चाहिए था ये कि ए है वो हमेशा किस में बिलोंग करिए? प्राकृत संख्याओं में। तो बेटा 1 के लिए तो सत्य हो गया, लेकिन 2 के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि हमें क्या परिभाषा लेनी थी कि ए है वो ए स्क्वायर की क्या होती है? बराबर। इसके अकॉर्डिंग ए और बी के मध्य क्या संबंध था कि ए किसके बराबर है? बी स्क्वायर के। तो बेटा यहाँ पे हमें संबंध निकालना था ए का ए से ही। क्या? कि ए है वो ए स्क्वायर के क्या होनी चाहिए? बराबर। तो बेटा ए है वो ए स्क्वायर के सभी प्राकृत संख्याओं के लिए बराबर नहीं होगी। जैसे अगर ए का मान हमने 1 लिया तो 1 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये तो सत्य सिद्ध हो गया। लेकिन अगर हमें किसके लिए बात करनी थी? एन के लिए, यानी सभी प्राकृत संख्याओं के लिए। तो बेटा 2 पे कथन कैसा हो गया? असत्य, कि 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये कथन कैसा है? असत्य है। कैसा है? असत्य है। ओके। दूसरा पार्ट बेटा हमारे पास ए का संबंध है किसके साथ? बी के साथ। तो हमें सिद्ध करना है कि वही संबंध बी का किसके होना चाहिए? ए के साथ। इसके अकॉर्डिंग संबंध आया बेटा ए किसके बराबर है? बी स्क्वायर के। ए किसके बराबर है? बी स्क्वायर के। क्या बेटा यहाँ से हमें ये मिल सकता है क्या कि बी किसके बराबर हो? ए स्क्वायर के? कभी नहीं मिल सकता। यानी हमारे पास बी का ए के साथ कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा। ए का बी के साथ संबंध था कि ए किसके बराबर है? बी स्क्वायर के। तो क्या बेटा बी है वो वापस ए स्क्वायर के बराबर हो सकती है क्या? रूट के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? रूट के, क्योंकि दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो b किसके बराबर आ जाएगी? रूट a के। लेकिन ये किसके बराबर मांग रहा था इस संबंध के अनुसार कि b किसके बराबर आनी चाहिए? a स्क्वायर के। जैसे a बराबर ले लिया हमने 1 और b बराबर ले लिया हमने 2, या हम ऐसे ले लें a किसके बराबर आनी चाहिए? बी स्क्वायर के। ए है वो किसके बराबर हो? बी स्क्वायर के बराबर हो। ए है वो किसके बराबर हो बेटा? बी स्क्वायर के। तो है बेटा ऐसी कोई संख्या है क्या कि ए है वो बी स्क्वायर के क्या हो? बराबर हो? ले लेते बेटा। अगर हम ए का मान 4 ले लें, बी का मान क्या ले लें? 2, तो ए है वो किसके बराबर होगी? बी स्क्वायर के। यानी 4 किसके बराबर होगी? 2 के स्क्वायर के, यानी 4 के। लेकिन अगर हम इसको उल्टा करें कि b बराबर होगी ए स्क्वायर के, तो b का मान कितना है? 2, और इधर बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। यानी 2 बराबर नहीं हो सकता 16 के।
तो यह कथन भी कैसा है हमारे पास, असत्य है। यह भी कैसा है, असत्य है। यह भी कैसा है, असत्य। तो पहला कथन भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है। अब तीसरा पार्ट, तीसरा बेटा हमारे पास कि ए का संबंध किसके साथ है, बी के साथ, और बी का संबंध किसके साथ है बेटा, सी के साथ। तो हमारे को सिद्ध करना है कि वही संबंध ए का किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग संबंध था बेटा ए बराबर बी स्क्वायर, इसके अनुसार बना बी बराबर है सी स्क्वायर। तो बेटा समीकरण 1 व 2 से b का मान इसमें रखा तो हमें मिला a बराबर है सी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a किसके बराबर है, c की पावर 4 के। यानी हमें क्या चाहिए था, a किसके बराबर हो, सी स्क्वायर के, नहीं मिलाना। यानी हमारे पास यहाँ पे a और c का संबंध भी R में नहीं है। तो यह कथन भी कैसा है बेटा, असत्य है। कैसा है, असत्य। क्योंकि सीधा 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 बेटा a बराबर इसके अनुसार बना a किसके बराबर है, बी स्क्वायर के, इसके अनुसार बना b किसके बराबर है, सी स्क्वायर के। तो समीकरण 1 और 2 से a किसके बराबर होगा, c की पावर 4 के। लेकिन इस संबंध के अनुसार क्या आना चाहिए था कि a किसके बराबर हो, सी स्क्वायर के, वो हमें नहीं मिला। नहीं मिला तो बेटा यह कथन भी कैसा है हमारे पास, असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों कथन कैसे हैं हमारे पास, असत्य। ओके बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो मान लीजिए कि a एक समुच्चय और b एक समुच्चय दिया हुआ है, इन दोनों के में एक f दिया हुआ है। तो क्या बताओ निम्नलिखित कथन सत्य हैं। देखो बेटा इसका हल, a समुच्चय बेटा हमारे पास 1 2 3 4, b समुच्चय बेटा 1 5 9 11 15 16। हम ज्ञात करें बेटा a क्रॉस b, 1 2 3 4 क्रॉस b, 1 5 9 11 15 16। बनाओ बेटा क्या बना, 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16। फिर बेटा 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16। फिर बेटा 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 3 16। फिर 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15 4 16। अब पहले कथन के लिए बेटा हम देखें यहाँ पे, क्या f का प्रत्येक अवयव बिलोंग कर रहा है बेटा a क्रॉस b में। f था 1 5 2 9 4 5 और 2 11। प्रत्येक अवयव बिलोंग कर रहा है बेटा कि f है वो a क्रॉस b का क्या है, उपसमुच्चय है। तो हाँ f a से b में एक संबंध है। तो यह कथन कैसा है बेटा हमारे पास, सत्य है। यह कथन कैसा है हमारे पास, सत्य। दूसरा पार्ट में क्या पूछ रहा बेटा हमारे से, f a से b में एक संबंध है क्या। तो देखो दूसरा भाग, f इधर का बेटा 2 9 2 11। f में अवयव 2 के प्रतिबिंब 9 और 11 हैं, यानी एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब हैं। तो अतः f a से b में फलन नहीं है। ओके बेटा। तो ये कथन हमारे पास कैसा है, असत्य।
क्योंकि मैंने बताया था कि फलन के अंदर कभी भी एक अवयव का 2 से संबंध नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे एक ही अवयव ने 2 अवयवों से संबंध बना लिया था, 9 और 11 से। तो ये कथन हमारे पास कैसा है? असत्य। पहला कैसा है? सत्य। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 11 है बेटा। मान लीजिए कि f एक संबंध रखा बेटा a इंटू बी का a प्लस बी के साथ द्वारा परिभाषित z क्रॉस z यानी पूर्णांक क्रॉस पूर्णांक का एक उपसमुच्चय है। क्या f z से z में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, यानी कारण से समझाए। देखो बेटा हल हमें देखा बेटा इसने f बराबर ए बी का a प्लस बी के साथ, जहाँ a और b दोनों किसमें बिलोंग कर रही है बेटा? पूर्णांक संख्याओं। अगर बेटा हम ऐसे मान लें कि माना a का मान 0 है और b का मान कितना है? 1, तो बेटा यहाँ से हमें a इंटू बी तो क्या मिला? 0 इंटू 1 क्या मिला? 0। a प्लस बी क्या मिला बेटा? 0 प्लस 1 कितना मिला? 1, यानी 0 और 1 का संबंध का रिलेशन किस में आ गया बेटा? हमारे पास f में आ गया। अब बेटा पुनः माना अगर a का मान 0 हो और b का मान कितना हो बेटा? 2, तो a b कितना मिला बेटा? 0 इंटू 2 कितना मिला? 0, और a प्लस बी 0 प्लस 2 कितना मिला बेटा? 2, यानी 0 का संबंध 2 के साथ ये भी f में है। लेकिन देखो बेटा एक ही अवयव प्रांत में वापस वही अवयव रिपीट हो गया 0 और 0, तो यहाँ पे अवयव 0 के अवयव 0 के कितने प्रतिबिंब हैं? अवयव 0 के 2 प्रतिबिंब 1 और 2 हैं, अतः f एक फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रांत के एक ही अवयव ने के 2 भिन्न भिन्न प्रतिबिंब उपस्थित हैं। यहाँ पे आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि a और b 2 पूर्णांक संख्या थी अलग अलग, तो हमने 0 और 1 ले लिया, एक बार ले लिया हमने 0 और 2। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो बेटा उसमें मल्टीप्लाई और योग में अंतर आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे समान अवयव एक ही अवयव 2 अवयवों के साथ क्या बना रहा है बेटा? प्रतिबिंब बना रहा है। तो यह हमारे पास दिया गया जो f है ये एक फलन नहीं है, केवल क्या है बेटा? एक संबंध है। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मान लीजिए कि a एक समुच्चय है 9, 10, 11, 12, 13 तथा f a से n यानी समुच्चय a से प्राकृत संख्याओं में एक संबंध रखा है कि fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणांक। तो f का परिसर ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसका हल a है बेटा हमारे पास 9, 10, 11, 12, 13 और fn बराबर देखा बेटा n का महत्तम अभाज्य गुणक। तो देखो बेटा पहले f9 9 के गुणा करो बेटा, गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3, तो महत्तम अभाज्य गुणक कौन मिला बेटा हमें? 3, यानी 9 का संबंध किसके साथ आया बेटा? 3 के साथ। फिर f10 1 गुणा 2 गुणा 5, महत्तम अभाज्य गुणक कौन मिला बेटा? 5। 10 के साथ कौन आया बेटा? 5। f11 1 गुणा 11, महत्तम अभाज्य गुणक कौन मिला बेटा? 11, यानी 11 के साथ कौन मिला बेटा? 11। f12 1 गुणा 2 गुणा 3, 12 12 12, 2 गुणा 3 कितना हो गया बेटा? 12। तो महत्तम अभाज्य
गुणक कौन मिला बेटा 3, 12 के साथ 3, फिर F 13, 1 गुणा 13, महत्तम अभाज्य गुणक 13, तो बेटा 13 का किसके साथ मिला 13 के साथ। ये आ गया बेटा हमारे पास इनके महत्तम अभाज्य गुणक, यानी F N क्या मिला बेटा 9 का 3 के साथ, 9 का रिलेशन 3 के साथ, 10 का 5 के साथ, 11 का 11 के साथ, 12 का 3 के साथ, 13 का 13 के साथ। तो ये आ गया बेटा हमारे पास Fn का कौन सा रूप बेटा रोस्टर रूप। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना था परिसर। अब F का परिसर, तो परिसर में कौन कौन सा व्यवहार है बेटा 3, 5, 11, 13, ये इसका परिसर है बेटा, क्योंकि इसमें कौन कौन सा व्यवहार था 3, 5, 11, 13। तो ये बेटा हमारा चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन क्या हो गया कंप्लीट। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था बेटा इनके दिए गए जो संख्याएं थी हमारे पास समुच्चय ए में, इसके महत्तम यानी बड़ा से बड़ा अभाज्य गुणक लेना था। तो हमने 9 का किसके साथ आया बेटा 3 के साथ, 10 का 5 के साथ, 11 का 11 के साथ, 12 के 3 के साथ, 13 का 13 के साथ, तो इसको रोस्टर रूप में बदल लिया। फिर हमारे पास फलन का परिसर आ गया 3, 5, 11 और 13। ओके बेटा, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारे पास, इसमें कौन सा त्रिकोणमिति। ओके बेटा।